सामान्य विज्ञान की नेक्स्ट क्लास के अंदर पिकनिक मनाने के लिए रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और बीमारियों के दौर से गुजरे। जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बैक्टीरिया और ये जो वायरस आए थे जिनको हमने नहीं बुलाया था फिर भी आ गए, के अंदर हमें वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है और कुछ का तो सर हम घर पर ही उपचार कर लेते हैं, हम भी छोटे मोटे डॉक्टर। तो आपको पता होगा टिटनेस तो क्या है, चोट लगने के कारण जो घाव बन जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको नींद भी आ रही है तो मुंह धो लेना, कुकर खांसी भी आ गया, ठीक है, कुत्ते के पिल्ले की आवाज निकलती है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, घरों में अपने को नॉर्मली जो सारी चीजें हो रही है उनके लिए तो मेडिसिन याद होनी चाहिए ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ऑनलाइन सारथी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके बीच राम सैनी और आज अपन बात करेंगे जनरल साइंस के इस नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और आज अपन चलने वाले हैं इस सामान्य विज्ञान की नेक्स्ट क्लास के अंदर पिकनिक मनाने के लिए। और इस पिकनिक के दौरान हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी जनरल साइंस के रास्ते पर फिर चलने के लिए हम आज वापस से आए हैं आप सबके बीच। क्योंकि अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। बिल्कुल बात करेंगे आज हम जनरल साइंस की नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो तैयार हैं आप सभी? ऐसे ही आपके शानदार सारी क्लासें अब कंटिन्यू आती रहेगी। जैसा आपको टाइम टेबल मिल गया होगा कि कौन सी क्लास कब आएगी, तो उसी वे में आपको प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल, और एकाग्रता के साथ तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। और साथ में जो आपके मैराथन क्लासेस भी आने वाली है तो उसके साथ भी आपको जुड़े हुए रहना, ताकि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो बात करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर हम सामान्य विज्ञान के बारे में। और ये जो क्लास रहने वाले जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर, रीट, पटवारी या फिर आप अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी विशेष रहने वाली। और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे मानव रोग के बारे में। बिल्कुल, तो लास्ट जो क्लास हमने ली थी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने दोनों ही यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स आपको पढ़ा दिए थे। कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर दोनों पार्ट नहीं पढ़ाए, तो बिल्कुल आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, दोनों ही पार्ट्स मैंने पढ़ा दिए। आज अपन बात करेंगे मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज के बारे में। तो देखो ह्यूमन डिजीज की अगर अपन बात करें तो ये जो समय चल रहा है आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं हम बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। और बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं तो हमें सर इन बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि आजकल जो समय है वो नॉलेज का है, ठीक है ना। तो नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए, चाहे अगर वो एजुकेशन की हो, चाहे अगर वो नॉन एजुकेटेड पार्ट्स की हो, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम मॉर्निंग में उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही हम उसकी अगर हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जनरल साइंस में भी अपडेट रहना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं जनरल साइंस की बात करूंगा, जनरल साइंस का टीचर हूँ तो चलो। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट भी जो आपके चल रहे हैं बिल्कुल आपको उनकी भी तैयारी करनी। आज हम बात करने वाले हैं रोग के बारे में। और रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब होता है सर बीमारी। और बीमारी इस वर्ड को अगर हम और बात करें तो उसको हम विकार कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं। क्योंकि अगर बीमार हो जाने से या हमें कोई बीमारी हो जाने से हमारी जो दैनिक जीवनचर्या, दिनचर्या की मैं बात करूं, उसमें रुकावट आ सकती है। इसलिए हम रोगों को रुकावट के नाम से भी फिर विकार कह सकते हैं, व्याधा कह सकते हैं, या फिर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बात करेंगे कि इससे संबंधित खूब सारी डेफिनेशन है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और डिजीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे डिजीज वर्ड भी है, डिजीज की बात करें डिस प्लस इज, इन दोनों से मिलकर बना, यानी सहज और असहज की बात करा। तो रोग की जब बात आती है, डिजीज की जब बात आती है तो उनको हम क्या कहते हैं कि असहज, ठीक है ना। क्योंकि उसके कोई रोग हो जाने पर हमारे शरीर की कंडीशन भी क्या हो जाती है, असहज हो जाती है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं डिजीज के बारे में, और साथ में नोट्स बनाने ही है। तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको रोग, ठीक है ना। आज हम रोग के बारे में पढ़ेंगे। और इन रोग्स की बात करें, इन रोग के बारे में बात करें तो मतलब कि इनको सर हम विकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विकार कह सकते हैं। और इनके साथ ही ये हमारे जीवनचर्या में क्या डालते हैं, रुकावट डालते हैं, ठीक है ना। या फिर हम इनको व्याधा कह सकते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो हम इनको क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। और ये डिजीज जो वर्ड है ये डिस प्लस एज से मिलकर बनाई है, ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं असहज। असहज कंडीशन हो जाती है हमारी कब, जब हमें कोई डिजीज हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली एक डिजीज, या फिर हम बात करें सर हमें फीवर भी हो जाता है। जैसे अभी गर्मी की सीजन चल रही है, अगर आपको लू भी हो जाता हो तो
अब देखो मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ कि हम रोगों के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी एक वर्ड लिया है कि सर लू लग जाती है, ठीक है ना। तो लू के लगने का कारण क्या है, लू क्या होता है, लू की वजह से क्या क्या सिम्टम्स हमारे अंदर हो सकते हैं, और लू से हमें कैसे बचना है, यानी उपचार के बारे में। तो ये खूब सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में आ सकते हैं अगर हम एक वर्ड अगर लू की बात करें, ठीक है ना। जैसे अगर अपन बात करें आपके माइंड्स के अंदर अगर मैं एक वर्ड्स बोलूं, ठीक है, कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है, तो खूब सारी इमेजिन आपके माइंड में बन जाती है ना। वैसे ही आपके इस माइंड को क्या बनाना है, रिसर्चेबल बनाना है। रिसर्चेबल तभी बनेगा जब हम इन सारी चीजों से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो बात करें कि हम रोगों के बारे में भी सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे, कुछ रोग से संबंधित। उसके बाद हम जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, उन रोगों से उन रोगों का मुख्य कारक कौन होता है उसके बारे में बात करेंगे, उनके मुख्य लक्षण के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। प्रभावित अंगों के बारे में बात करेंगे, आजकल क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं कि इस रोग से संबंधित प्रभावित अंग ये होता है, तो वो भी चर्चा करेंगे। कुछ के हमें टेस्ट भी याद रखने हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मस्त रहेगा। और इस क्लास को एंड तक देखिएगा, और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो क्लास को लाइक करे, और चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल। तो हम बात करें कुछ डेफिनेशंस की, तो सबसे पहले ही बात करते हैं कि सर रोग कारक क्या होता है, इसके बारे में खूब सुना था। रोग कारक की बात करें, रोग कारक, ठीक है ना। इस रोग कारक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैथोजन। अरे नाम सुना होगा ना आपने, अरे नाम सुना है तो आज इसका आज इसका मीनिंग्स भी बताते हैं। हालांकि आपको पता होगा ये बिल्कुल बेसिक है कि रोग कारक, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं पैथोजन। और रोग कारक का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे जीव जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रोग कारक कहते हैं, ठीक है ना। तो रोग कारक का आपके दिमाग में वर्ड्स आ जाए तो आपको याद रखना है कि रोग उत्पन्न करने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, ठीक है। मैं आपको वन लाइनर में सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई निबंध नहीं लिखना है। रोग कारक क्या होता है उसके ऊपर निबंध नहीं लिखना, आपको डाउट्स क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला एंटीबॉडी क्या होती है, तो वन लाइनर में आंसर आना चाहिए। एंटीजन क्या होता है, वन लाइनर में आंसर आना चाहिए। ऐसे नहीं हम निबंध, तो मैं सारी चीजें आपको इस वे में याद करवाते हुए चलेंगे, ठीक है। समझना है, याद करना, नोट्स भी बनाना, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे जो नोट्स बनाए वो भी भेजे हैं, तो मुझे बहुत शानदार लगे, ठीक है, कि सिस्टमेटिकली आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। ये आपके सारे ही वैकेंसीज के अंदर काम आने वाले हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलो पैथोजन के बारे में बात करें, तो पैथोजन क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको पैथोजन कहते हैं। सर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से समझाओ, बिल्कुल एग्जाम्पल की बात करें, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम किसका रोग कारक होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का रोग कारक होता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है, रोग उत्पन्न करने वाला। प्लाज्मोडियम क्या फैलाता है, रोग। कौन सा रोग फैलाता है, मलेरिया। तो मलेरिया का रोग कारक जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या कहलाता है, रोग कारक, यानी पैथोजन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं समझने के लिए, जैसे प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया का, मलेरिया फैलाता है, ठीक है ना। मलेरिया का क्या हो गया फिर, मलेरिया का पैथोजन या रोग कारक, मलेरिया का रोग कारक, ठीक है। चलो यहां तक कोई डाउट, हाँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक आपके सामने वर्ड्स आ जाता है वेक्टर, या जिसको हम कहते हैं रोग वाहक। क्या कहते हैं, वेक्टर, या फिर हम उनको कहते हैं रोग वाहक, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर रोग वाहक, रोग वाहक, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेक्टर, ठीक है ना। चलो ये रोग वाहक क्या होता है सर, रोग कारक तो समझ में आ गया। तो देखो रोग वाहक की अगर अपन बात करें, यहां से आपको समझना है रोग कारक और रोग वाहक। कारक वो हो गए जो रोग उत्पन्न करने वाले, ठीक है ना। कारक हमने छोटी क्लास में हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, हिंदी व्याकरण के अंदर कारक किस किस ने पढ़ा है, कमेंट्स करके बताना, ठीक है। क्योंकि हमें हमें जो हिंदी व्याकरण पढ़ाते थे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हमें जो छोटी क्लासों में मैंने ग्रामर पढ़ी है हिंदी की, स्पीडली हमें कारक के प्रकार याद करवाए थे। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदाय प्रदान के लिए, वैसे ही अपने को जनरल साइंस याद होनी चाहिए सारी की सारी। जैसे आपको बोन की ट्रिक्स मुझे लग रहा है अब याद हो गई होगी, ठीक है ना। जैसे सर पटेला बोन आ गई, फीमर आ गई, टीबिया फिमुला, ठीक है ना, कैल्केनियम आ गया, वो
तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही हम क्या करेंगे, जनरल साइंस को याद करना है, ठीक है। अब कंटिन्यू क्लासें आएगी, कंटिन्यू आपसे जुड़े रहेंगे तो खूब सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी कोशिश करूँगा कि जैसे मेरी क्लासें जो कंटिन्यू आपको सैटरडे और मंडे को मिलेगी, ठीक है ना, मंडे और सैटरडे को कोशिश करूँगा कि एक वीक के बाद एक क्लास और आएगी, ताकि वीकली 3 क्लासें आपके सामने रहे, ठीक है। चलो, रोग वाहक के बारे में अगर बात करें, यानी वेक्टर के बारे में हम बात करें, तो ये पैथोजन को हमारे शरीर में, ये पैथोजन को अपने शरीर में भोजन और क्या प्रदान करते हैं, उसको रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं, भोजन और आवास प्रदान करते हैं, और रोग कारक को फैलने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट होने में, फैलाने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। इट मीन्स रोग वाहक सर क्या है, सही आदमी नहीं है, ठीक है ना। रोग वाहक जो भी है बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये पैथोजन को अपने शरीर में क्या दे देते हैं, जगह देते हैं। जगह देने के बाद उनको क्या करते हैं, भोजन परोसते हैं, और भाई साहब भोजन परोसने के बाद वो ऐसे फैल जाता है जैसे अपना खुद का घर है। तो रोग वाहक क्या होते हैं कि ये पैथोजन को अपने शरीर में, रोग वाहक की बात करें, ये पैथोजन को अपने शरीर में, ये पैथोजन को अपने शरीर में भोजन तथा आवास प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं। अब पैथोजन को जब भोजन और आवास मिल गया, वो भाई साहब क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मादा एनोप्लिस मच्छर की बात करें, जो क्या है, मलेरिया का रोग कारक है। क्या है, मलेरिया का रोग कारक। तो ये मादा एनोप्लिस मच्छर मलेरिया के रोग कारक का क्या होता है, रोग वाहक होता है। और रोग कारक क्या होता है मलेरिया का, जो प्लाज्मोडियम हमने बात की थी, तो ये प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है, वो मादा एनोप्लिस मच्छर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पैथोजन को, यानी जो एनोप्लिस मच्छर होता है, वो क्या होता है, वेक्टर होता है। वो क्या काम करता है, इस पैथोजन को क्या करेगा, भोजन और आवास प्रदान करा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाहक के बारे में। किसके बारे में बात करें, वाहक के बारे में। वाहक क्या होता है, अब वाहक यानी कि सवारी, ठीक है ना। वाहक का मतलब कैरियर, ठीक है। वो क्या काम करता है, ये किसी रोग कारक को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है, या पहुंचाने का काम करता है। जैसे इट मीन्स, इसकी अगर अपन बात करें तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मक्खी का। मक्खी क्या करती है, ठीक है ना, इधर भी बैठी उधर भी बैठ गई, यहाँ से फिर वहाँ चली गई, इस गोले से उस गोले पे भी जा सकती है, नहीं, इस गोले से उस गोले पे जाने के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी हमें मिशन बनाने की, स्पेस में मिशन, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि जैसे हम रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे बैठे हैं, खूब सारे फास्ट फूड खा रहे हैं, ये भाई साहब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इधर वाले भाई साहब बर्गर ले लिया, इन्होंने सैंडविच ले लिया, पानी आ रहा है मुँह से, चलो कोई बात नहीं, आने दो, ठीक है, शाम को जाके खा लेना एक बार, ताकि मन की भड़ास खत्म हो जाए, ठीक है, फिर आगे पढ़ाई करना। तो मक्की सबसे पहले उधर बाथरूम की तरफ बैठी थी, फिर आके इस पिज़्ज़ा पे बैठ गई, फिर आके इधर बैठ गई, फिर आके इस पे सैंडविच पे बैठ गई। तो वो क्या काम कर रही है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको, रोग कारक को पहुंचाने का, यानी वाहक के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो मक्खी जो है वो हैजा को फैलाने का काम करती है। हैजा की रोग वाहक होती है, किसकी वाहक होती है, हैजा की वाहक होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करें वाहक के बारे में। वाहक, और वाहक क्या होते हैं कि सर, वाहक जो होते हैं वो रोग कारक को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वाहक की बात करें तो ये किसी रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल में लिखना है मक्खी, और मक्खी किसका वाहक होती है, हैजा, ठीक है ना, हैजा का। तो ये आपको याद रखना, हैजा का या हैजा की वाहक होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट भाई। चलो आगे अपन बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है ना। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में बात कर लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। तो हेडिंग लगाओ एंटीजन। सबसे पहले बात करते हैं
एंटीजन के बारे में, ठीक है। चलो, एंटीजन और एक तरफ अपन बात कर लेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी, चलो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? तो देखो, हमारे इम्यून सिस्टम या फिर हम बात करें प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने वाले, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, उन सबको क्या कहते हैं? उनको एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजन। तो लिखो इसमें कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करने वाले, ठीक है ना। अगर वो जाएंगे अंदर तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। तो सक्रिय करने वाले, चाहे या तो आप जीवाणुओं की बात करो या आप किसकी बात करो, बैक्टीरिया की बात करो या फिर वायरस की बात करो, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको एंटीजन कहते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होगी? जो इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो हमारे शरीर में ये जो बैक्टीरिया और ये जो वायरस आए थे, जिनको हमने नहीं बुलाया था फिर भी आ गए, तो जब नहीं बुलाए फिर भी आ गए, तो उनके प्रति, उनके अगेंस्ट हम काम करेंगे। तो हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा करने के लिए कौन होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। कौन होते हैं? तो हमारे शरीर में एंटीजन के अगेंस्ट या एंटीजन के प्रति रक्षा करते हैं, ठीक है ना। कौन करते हैं? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है? एंटीबॉडी होती है आपकी गम दे के अंदर आपकी आ जाएगी IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। गम दे, ये आपको याद रखना है। गम दे से क्या निकल के आ जाएगी? एंटीबॉडी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी, ये आपको याद रखना है, सारा का सारा पार्ट, ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं रोगों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रोग के प्रकार के बारे में। ये रोग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें टाइप ऑफ डिजीज के बारे में, तो टाइप ऑफ डिजीज से आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग लगाओ, रोगों के प्रकार या रोग के प्रकार, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। तो देखो रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो रोगों की अगर अपन बात करें तो रोग मेनली जो होते हैं, मेनली कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसमें एक अपन बात करेंगे कंजेनाइटल डिजीज, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं अपन जन्मजात रोग, ठीक है ना। जन्मजात रोग की बात करेंगे। और दूसरा अपन बात करेंगे उपार्जित रोग, ठीक है ना, एक्वायर्ड डिजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो दोनों के बारे में पहले समझो, फिर अपन एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक डिजीज को पढ़ेंगे और डिजीज को शानदार तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से हमारे जो क्या होते हैं क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो रोगों के प्रकार में बात करें, डिजीज को हम 2 प्रकार से, देयर आर 2 टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है ना, 2 प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें एक आ जाता है आपका जन्मजात रोग। क्या आ जाता है? जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, ठीक है। और एक तरफ पढ़ते हैं अपन उपार्जित रोग, ठीक है। तो जन्मजात रोग और उपार्जित रोग सर क्या होते हैं? तो देखो, जन्मजात रोग को अगर इंग्लिश की बात करें पहले तो उनको कंजेनाइटल डिजीज कहा जाता है, और उपार्जित डिजीज की बात करें तो उनको एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है, ठीक है ना। जन्मजात डिजीज की बात करें तो इनको कंजेनाइटल डिजीज, और इधर हम बात करें उनको एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है, ठीक है। तो जन्मजात डिजीज से नाम से पता चल रहा होगा कि ये हमारे शरीर में जो जन्म से मौजूद हो, ठीक है ना। जन्मजात का मतलब जो जन्म से जो
जन्म से मौजूद हो, ठीक है ना, जन्म से मौजूद हो उनको क्या कहते हैं, जन्मजात डिजीज, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है आपके, क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो यूं ऐसे आता है आपका क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कंजेनाइटल डिजीज है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज जो वो जन्मजात है। और जन्मजात डिजीज की बात करें तो जन्म से मौजूद हो और ये आनुवांशिक विकारों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना, जेनेटिकल डिजीज के कारण, ड्यू टू जेनेटिकल डिजीज, ठीक है ना। कंजेनेटल रोग जो होते हैं वो जन्मजात हो सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल में आ जाता है हीमोफीलिया हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है ना, एल्बिनिज्म हो सकता है। तो ये सारे के सारे वैसे हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल में लिखो, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है ना। ये सारे डिजीज जो आपको पढ़ेंगे और आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, ये सारे के सारे डिजीज अपन वन बाय वन सब की बात करेंगे तो वहां वापस लिख लेंगे, ठीक है। उपार्जित रोग के अंदर बात करें तो उपार्जित रोग वापस से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पार्ट हम पढ़ते हैं कि सर छोटी क्लासों में पढ़ के आए हम कि एक तरफ हम पढ़ते हैं संक्रामक रोग, ठीक है ना, जो संक्रमण के कारण फैलते हैं, और एक तरफ हम पढ़ते हैं असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग, ठीक है ना। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस इनको कहा जाता है। अब संक्रमण के कारण जो फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे कि ये किसके द्वारा फैल सकते हैं, तो ये आपके मैं बात करूं तो ये जीवाणु से फैल सकते हैं, विषाणु से फैल सकते हैं, या फिर मैं बात करूं प्रोटोजोआ से फैल सकते हैं, प्रोटोजोआ के कारण फैल सकते हैं, या फिर आपके कवक के द्वारा फैल सकते हैं, ठीक है ना। और असंक्रामक रोग के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से, जैसे कि हम बात करें, जैसे कैंसर आ गया आपका, ठीक है ना, किसी संक्रामक के कारण, यानी जीवाणु वगैरह उनके द्वारा, या फिर जोड़ों में दर्द वगैरह हो गया, तो ये कोई संक्रामक नहीं होते, ठीक है ना, असंक्रामक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उपार्जित रोग का मतलब कोई ये किसी विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा, उत्पन्न होते होंगे, ठीक है। तो देखो फिर हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास के अंदर, हम स्टार्ट करेंगे संक्रामक रोग के बारे में, और उसमें भी अपन पढ़ेंगे जीवाणुओं से होने वाले रोग, जितने भी जीवाणुओं से डिजीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे विषाणुओं से, और फिर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मोस्टली आपके जीवाणु और बैक्टीरिया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी किस प्रकार के बनते हैं वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हेडिंग लगाओ, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं से उत्पन्न रोग, ठीक है ना। या फिर इनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, क्या कहते हैं भाई, बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं इनको, ठीक है। चलो तो जीवाणुओं से उत्पन्न डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में, सबसे पहला जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम बात करेंगे, हैजा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हैजा के बारे में। और हैजा को हम क्या कहते हैं, अरे हैजा 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 को हम क्या कहते हैं, कोलेरा, इसको हम कोलेरा कहते हैं, ठीक है ना। हैजा को कोलेरा भी कहा जाता है। अब हैजा के बारे में देखो, हम जो भी डिजीज पढ़ेंगे मैं आपको एक परफॉर्मा बता देता हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके कारक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे संक्रमण किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा फैलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लक्षण, ये हो जाने के बाद लक्षण सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे वो पढ़ेंगे। इससे प्रभावित अंग, यानी शरीर का कौन सा पर्टिकुलर कोई प्रभावित अंग या फिर कुछ कुछ डिजीज पूरे ही शरीर को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर टेस्ट क्या करवाते हैं ये भी बात करेंगे, और इनसे उपचार, यानी इनसे लड़ने के लिए हमें क्या दिया जाता है। जैसे कुछ के अंदर हमें वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और कुछ का तो सर हम घर पर ही उपचार कर लेते हैं, हम भी छोटे मोटे डॉक्टर हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे कोविड आया था, कोविड की बात करें, कोविड के अंदर
सब तरह के ट्रीटमेंट चल रहे थे, ये काढ़ा पी लिया, वो पी लिया, यहाँ तक कि जिसने आज तक कोई तरह काढ़ा नहीं पिया था उसने भी काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया है। अरे पिया था कि नहीं पिया था? बिल्कुल पिया था ना। खूब सारी दवाइयाँ गली में किसी ने ठीक है ना दीवार के ऊपर से झांके का उसका पी लेना, ये पी लेना, ठीक है ना, उसका काढ़ा पी लेना, ये बना के पी लेना। तो वो सारी चीजें हमने अपना के देख ली थी, ठीक है। और बिल्कुल हमने कोविड से लड़ाई की थी, ठीक है, और हम जीत के आए, फाइट की थी ना कोविड से। हाँ मैं भी कोविड की बात बताए, वो बहुत बुरे दिन थे। सुबह 8 बजे जाके पीपी किट पहनते थे, ठीक है ना, और वो रात को खुलता था वापस से। तो वो भी क्या दिन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल एक इमेज बन गई मेरे माइंड में। अभी बात आई तो कोविड वाले की, उस समय हम कैसे काम कर रहे थे, ठीक है ना। चलो हैजा की बात करें, हैजा को कोलेरा कहा जाता है। और हम इसके कारक की बात करें तो कारक की बात करें, आपको पता होगा मैंने मैराथन की क्लास में या फिर आपको ये क्वेश्चन कहाँ करवाया था, मैंने मॉडल पेपर सोल्व करवाया तब भी आया था। विब्रियो कोलेरी जो होता है वो इसका कारक होता है। कौन होता है? इसके कारक की बात करें, इसका कारक जो होता है, इसके कारक की बात करें, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी जो होता है इसका कारक होता है। फिर हम इसके संक्रमण की बात करें तो ये संक्रमण यानी ये किसके द्वारा फैल सकता है, तो संक्रमण की बात करें, इसके संक्रमण के अंदर ये खाने की वस्तुओं से फैल सकता है, खाने की वस्तुओं से फैल सकता है। और इसके अलावा ये मक्खियों से, ठीक है ना, मक्खियों से फैल सकता है। मक्खी एक जगह से दूसरे जगह पे जाके क्या कर देती है, अभी मैंने कहा था ना, वाहक का कार्य करती, ठीक है। फिर हम बात करें इस समय लक्षण क्या दिखाई देते हैं, लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको उल्टी यानी वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी, दस्त, लूज मोशन की बात करें, ठीक है ना, उल्टी दस्त हो सकता है, ठीक है। और उल्टियाँ और दस्त होने की वजह से लिक्विड जो है हमारे शरीर के अंदर वो सारा का सारा बाहर आ गया। तो इस कंडीशन में आपको आपके शरीर में क्या हो सकता है, जल की कमी हो सकती है। और जल की कमी को हम क्या कहते हैं, जल की कमी को कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? जल की कमी को, यानी कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो सकती है, शरीर के अंदर पानी की पूरी पूरी कमी हो सकती है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये ई लिखा हुआ है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन के दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रभावित अंग के बारे में, प्रभावित अंग के बारे में, तो प्रभावित अंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इंटेस्टाइन से संबंधित होता है। किससे? आंतों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आंतों से संबंधित, आंतों से, ठीक है ना, आंतों से। या फिर हम बात करें इसमें प्रभावित अंग क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइन। क्या आ जाएगा? इंटेस्टाइन। याद आ रहा है ना, इंटेस्टाइन कहाँ पढ़ा था, कौन से सिस्टम में पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाते हैं, इसके लिए टेस्ट कौन सा करवाते हैं, तो उल्टी और दस्त लगने की समस्या हो रही तो इसके लिए क्या करवाते हैं, स्टूल टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? स्टूल टेस्ट, यानी कि जिसको हम कहते हैं मल का परीक्षण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मल का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ये आ गया मल यानी स्टूल का टेस्ट करवाते हैं। और इस समय आपको आपका जो उपचार किया जाते हैं उस उपचार की अगर अपन बात करें, ठीक है, उपचार की अगर अपन बात करें तो इस समय उपचार के दौरान, इस समय सर उपचार के दौरान क्या करेंगे, तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो देखो, अगर आपके शरीर में जल की कमी हो रही है तो वहां पे हमें क्या दे देंगे, वो ORS का गोल देंगे। क्या देंगे सर? ORS का गोल, ठीक है ना, ORS का गोल देंगे। इसके साथ ही हमें क्या देंगे सर? एंटीबायोटिक मेडिसिन। क्या देंगे? एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है, एंटीबायोटिक दवाई, ठीक है ना। तो ये एंटीबायोटिक दवाई और ORS का गोल जो पानी में खूब मिला मिला के फिर पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, हाँ, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ORS का मतलब होता है ओरल, लिख लो बस, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये ORS का गोल जो है दिया जाता, कब दिया जाता? हैजा के कंडीशन में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि सर हैजा का कारक विब्रियो कोलेरी, संक्रमण खाने की वस्तुओं से, मक्खियों से हो सकता है। लक्षण इसमें उल्टी, दस्त और पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और हमारे शरीर में प्रभावित अंग कौन सा? तो इंटेस्टाइन इसका
अफेक्टेड ऑर्गन होता है। टेस्ट की बात करें इसके लिए स्टूल टेस्ट करवाया जाता है, और उपचार की बात करें ORS का घोल और एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज की बात करें उसमें हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सेकंड आ गया टाइफाइड। टाइफाइड, और टाइफाइड को क्या कहते हैं? टाइफाइड को कहते हैं मियादी बुखार। मियादी बुखार, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ ही अगर अपन बात करें तो इसको मोती जरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मोती जरा, मोती जरा, ठीक है ना। टाइफाइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें एक आ गया अपना टाइफाइड, मियादी बुखार, मोती जरा, और ये टाइफाइड इंग्लिश का वर्ड्स आ गए, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन किसके बारे में? टाइफाइड के कारक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? टाइफाइड के कारक के बारे में बात करेंगे, और कारक के बाद पढ़ेंगे संक्रमण के बारे में, ठीक है ना, संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। चलो पहले अपन ये लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसके अंदर प्रभावित अंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रभावित अंग के बारे में। प्रभावित अंग पढ़ने के बाद हम इसके अंदर कौन सा टेस्ट करवाया जाता है ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके उपचार के बारे में। किसके? टाइफाइड के उपचार के बारे में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कारक ही अगर अपन बात करें तो इसका कारक आ जाता है साल्मोनेला टाइफी। क्या आ जाता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड से टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। संक्रमण की बात करें तो ये किससे फैल सकता है? प्रदूषित जल, प्रदूषित जल पीने से फैल सकता है, या रोगी के मल मूत्र और थूक के द्वारा भी ये फैल सकता है, ठीक है ना। मोस्टली अगर अपन बात करें ये प्रदूषित, प्रदूषित जल तथा रोगी के, इसके रोगी के थूक और मल के द्वारा, ठीक है ना। चलो मलमूत्र और थूक के द्वारा ये फैल सकता है। फिर हम बात करें इसके प्रभावित अंग, या फिर अपने क्या लिखा, मुख्य लक्षण के बारे में। मुख्य लक्षण की बात करें तो इंटेस्टाइन में संक्रमण हो सकता है, उल्टियां हो सकती है, दस्त हो सकती है, फीवर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है ना। और मल के साथ जो रक्त भी आ सकता है, बुखार की कंडीशन तो होती है, ठीक है ना। तो देखो मुख्य लक्षण में सबसे पहले बात कर लेते हैं, बुखार आ सकता है। कॉमन कॉमन लक्षण, बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है ना, बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, उल्टी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकती है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मल के साथ मल के साथ रक्त आ सकता है, यानी मल के साथ क्या हो गया, रक्त आ सकता है। और ये जो होता है वो आंतों में इन्फेक्शन करवाता है, यानी आंतों के अंदर, आंतों में संक्रमण, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आंतों में संक्रमण हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करें इसमें अल्सर हो सकते हैं, सर छाले हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग इसमें क्या आ जाएगा, इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें भी क्या आ जाएगी, आंत्र या आंत की बात करें, यानी इंटेस्टाइन, क्या आ गया, इंटेस्टाइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट्स भाई क्लियर? चलो टेस्ट की अगर बात करें, टाइफाइड के लिए हम करवाते हैं विडोल टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विडोल टेस्ट करवाते हैं। विडोल टेस्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके लिए विडोल टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विडोल, विडोल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। चलो फिर हम बात करें सर इसके उपचार के लिए क्या दिया जाता है, तो इसके उपचार के लिए टाइफाइड का टीका आता है। क्या आता है? टाइफाइड का, टाइफाइड का टीका, ठीक है ना, TAB वैक्सीन। क्या आती है? TAB वैक्सीन। और इसके साथ ही वही एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक दवाई है, या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, ये सारी सारी चीज़ें उपचार में इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रकार से आपको टाइफाइड को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज की ओर चले, और नेक्स्ट है बहुत शानदार, जिसको मैंने, इसको भी मैंने आपको MCQs के अंदर करवाया था, ठीक है ना। टाइफाइड, और टाइफाइड के बाद बात करें लॉक जो डिजीज, जिसको हम कहते हैं सर टिटनेस। क्या कहते हैं? टिटनेस कहते हैं, ठीक है ना।
3 नंबर पे अगर अपन बात करें, जिसमें हम टिटनेस के बारे में बात करेंगे, और टिटनेस को हम क्या कहते हैं, लॉक जो, क्या कहते हैं, लॉक जो डिजीज, ठीक है, लिखो टिटनेस, और इसे हम लॉक जो भी कहते हैं। एक चीज और याद रखना, इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, धनुष टंकार रोग, ठीक है। चलो, ये टिटनस क्या होता है, ये लॉक जो क्या होता है, ठीक है ना, जो से आपको पता चल गया होगा, जो यानी जबड़ा, किसकी बात कर रहे हैं, जो का मतलब जबड़ा, ठीक है। तो टिटनस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके कारक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसके कारक, और कारक के बाद पढ़ेंगे इसका संक्रमण, यानी ये संक्रमण किससे होता है, या किससे फैलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मुख्य लक्षण, यानी लक्षणों के बारे में, ये हो जाने से, ये डिजीज हो जाने के बाद लक्षण क्या हो सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रभावित अंग के बारे में, कौन कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं, और फिर हम चलेंगे सर उपचार के बारे में। किसके बारे में चलेंगे, उपचार की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो, तो कारक की बात करें, सबसे पहले कारक की बात करें अगर अपन कि सर कारक क्या हो सकता है इसका, तो इसके कारक में आपको पता हो गया, टिटनस से याद आ रहा होगा, टिटनस टिटेनी, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्या आ सकता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये इसका कारक हो जाता है, ठीक है ना, टिटेनी। और संक्रमण की बात करें तो आपको पता होगा, टिटनस तो क्या है, चोट लगने के कारण जो घाव बन जाता है। तो शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी भाग में, चोट लगने से घाव, तो घाव हो जाएगा, उस घाव की वजह से आपको टिटनेस हो सकता है, ठीक है। मुख्य लक्षण की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है हमारे शरीर में मसल्स को, और हमारे शरीर में मसल्स जहां जहां पे होगी तो मसल्स के अंदर रुकावट आ सकती है, शरीर में एंटन आ सकता है, ठीक है ना, फीवर भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। तो खूब सारे लक्षण में हम बात करें, सबसे पहले फीवर, ठीक है ना, फीवर आ गया। फीवर के बाद हम बात करें मांसपेशियों में रुकावट, और फिर हम बात करें शरीर में, यानी जितने शरीर में जॉइंट्स है उनके अंदर एंटेन आ सकती है, ठीक है ना, एंटेन आ सकती है, और इसको लोकजो कहा जाता है। लोकजो के कारण ये क्या होता है, जबड़े बंद, खत्म, ठीक है ना, जबड़े बंद, जबड़े क्लोज, यानी लॉक हो सकते हैं, जैसे ताले से लेकर चाबी लगाई हो वैसे बात करें। और इस पूरे के कारण हमारा शरीर जो होता है वो पूरा पूरा अकड़ करके, यानी पूरा शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो सकता है, धनुष के आकार का। और धनुष के आकार का होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको धनुष टंकार रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनुष टंकार, कितना शानदार नाम है ना, धनुष टंकार। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग आपके मांसपेशियां, एक तो मांसपेशिया को प्रभावित करता है, और अगर मैं बात करूं शरीर में एंटन आ जाती है तो फिर हम यहाँ पे पूरी बॉडी ले सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आपका जबड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जबड़ा, यानी जो। चलो, ये जबड़ा जो है ये किस प्रकार की हड्डी होती है, आपको कमेंट्स करके बताना भाई। मैंने आपको बोन्स पढ़ाई थी, अस्थियां पढ़ाई थी, हड्डियां पढ़ाई थी, ठीक है ना, स्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ाई थी, कंकाल तंत्र के अंतर पढ़ाई थी। आपको ये भी बताना है कि ये कौन से कंकाल तंत्र का पार्ट है, क्या एक्जिल का पार्ट है या फिर अपेंडिकुलर का पार्ट है, ठीक है ना, किसकी बात करें, जो की, ठीक है। चलो, इसके उपचार की बात करें तो इसके उपचार में आपको पता होगा डीपीटी का टीका लगाते हैं, ठीक है ना, डीपीटी का टीका लगाते हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक मेडिसिन तो इसमें देते ही हैं, डीपीटी का टीका भी लगाते हैं, और एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ATS, ठीक है ना, एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन भी लगाते हैं, ठीक है ना, एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन भी लगाते हैं। आपको पता है ना
कहते हैं ना कि 6 महीने के बाद आपको एक बार टीटी का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, क्योंकि हम हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं कट पट लगते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो छोटे मोटे कट तो हमारे ऐसे ही लगते ही रहते हैं, हम उनको कुछ गिनते भी नहीं है, ठीक है। हाँ, होता रहता है, ठीक है ना, लाइफ है, कुछ भी होता रहता है सारी चीज़ें, लेकिन एक बार हमें जाके टीटी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें टिटनेस की बीमारी नहीं हो, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखोगे ना। चलो आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, और उसमें पढ़ेंगे हम डिप्थीरिया के बारे में, ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की अगर अपन बात करें, डिप्थीरिया, ठीक है ना, इस डिप्थीरिया को गल गोटू भी कहा जाता है, ठीक है ना, गल गोटू डिजीज भी कहा जाता है। तो डिप्थीरिया की बात करें, देखो डिप्थीरिया के अंदर भी सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कारक पढ़ेंगे, कारक के बाद संक्रमण, इसके मुख्य लक्षण, प्रभावित अंगों के बारे में पढ़ेंगे, और उपचार और जो इसके लिए टेस्ट करवाते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके कारक की बात करेंगे, कारक के बाद पढ़ेंगे इसका संक्रमण, संक्रमण के बाद पढ़ेंगे लक्षण, लक्षण के बाद पढ़ेंगे प्रभावित अंग, प्रभावित अंग पढ़ेंगे, फिर इसके लिए हम टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है ना, और टेस्ट के बाद आपका उपचार भी करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इस प्रकार से, ठीक है। तो सारी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको ऐसे इस प्रकार से नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होगी, आपके एक ही डिजीज के ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 छः पॉइंट आपके वन लाइनर में क्लियर हो जाएंगे, सब डिजीज से संबंधित। फिर इसका एक संक्षिप्त में आप क्या करना, एक पूरे ऊपर चार्ट के ऊपर ये डिजीज बनाना, कभी बालकनी के अंदर चाय पी रहे हो उस चार्ट को लेकर बैठो और पुरानी यादों को ताजे करो। सर डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, ये सारी चीज़ें सर ने पढ़ाई थी। इसमें सबसे पहले कारक पढ़ाया, संक्रमण पढ़ाया, मुख्य लक्षण पढ़ाया, फिर प्रभावित अंग कौन सा हो रहा है, उस अंग से संबंधित आपको फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, बायोलॉजी भी लगानी है, वहाँ पे पढ़ना है कि ये अंग हमें किस सिस्टम के अंदर पढ़ाया था, किस तंत्र के अंदर पढ़ाया था। बार बार सर फेफड़ों का यूज करते हैं, फेफड़े सर ने श्वसन तंत्र में पढ़ाए थे, रेस्पिरेटरी में पढ़ाए थे, आंतों के अंदर यानी बार बार सर ने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी उस सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया का कारक हो जाता है कॉर्नी बैक्टीरियम। डिप्थीरिया क्या आ जाता है, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया रोग का कारक होता है। और संक्रमण की अगर अपन बात करें तो डिप्थीरिया खाने की वस्तुओं के द्वारा फैलता है, ठीक है ना, खाने की वस्तुओं के द्वारा, खाने की वस्तुओं के द्वारा, खाने की वस्तुओं से भी, ठीक है ना, खाने की वस्तुओं के द्वारा इसका संक्रमण होता है, ठीक है। लक्षण की अगर अपन बात करें तो ये गले और श्वसन मार्ग को क्या करता है, संक्रमित करता है, ठीक है ना। तो गले तथा श्वसन मार्ग में संक्रमण, गले तथा श्वसन मार्ग में संक्रमण। और श्वसन मार्ग का मतलब जो गले के पास में आपके दो ट्यूब पाई जाती है, भाई संक्रमण की बात कर रहा है, श्वसन मार्ग की बात कर रहा है, तो श्वसन नली यानी कि हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं सर ट्रेकिया को, किसको कहते हैं, ट्रेकिया। ये ट्रेकिया के अंदर इन्फेक्शन करता है, ये ट्रेकिया यानी कि हम बात करें सर इसको हम श्वसन नली कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन नली। सर हम इसको तो हमारी भाषा में विंड पाइप भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, श्वसन तंत्र के अंदर, ये नहीं पढ़ा था, ये इस प्रकार से पढ़ा था ना भाई, भूल गए कि ये जो एक ट्यूब शेप संरचना होती है, ठीक है ना, फिर आगे जाकर के दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस ट्यूब शेप संरचना के अंदर ये सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं, ये सी शेप के यहाँ पे छल्ले पाए जाते हैं, सी शेप की रिंग पाई जाती है। ये सी शेप की रिंग जो होती है वो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, कार्टिलेज में भी ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है ना। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि, क्या कहते हैं, उपास्थि। कौन बताएगा कार्टिलेज से संबंधित कोशिका को क्या कहते हैं, कार्टिलेज से संबंधित कोशिका, तो आपको मैंने सिखाया था बेसिक के अंदर, कोशिका को हम क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं। कार्टिलेज के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, कॉन्ड्रल वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ड्रल, ठीक है ना। और इसके लिए कोशिका को क्या यूज करेंगे, साइट्स। तो यहाँ पे
कॉन्ड्रल प्लस साइट्स को यूज करोगे तो कॉन्ड्रोसाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ड्रोसाइट्स हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। लीवर से संबंधित सेल्स को क्या कहते हैं? लीवर के लिए सर हम हिपेटो वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? हिपेटो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर लीवर की सेल्स है तो सेल्स को हम क्या कहते हैं सर? साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट्स। तो यहाँ पे वर्ड जब हिपेटो यानी कि हिपेटो प्लस साइट्स जुड़ जाएगा तो लीवर की साइट्स को क्या कहा जाता है सर? लीवर की साइट्स को हिपेटोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेटोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि सर आपने पढ़ाया था कि बोन से संबंधित कोशिका को क्या कहते हैं? बोन से संबंधित कोशिका के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था बोन को क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। बोन के लिए एनाटॉमी या बायो का वर्ड यूज करें तो उसके लिए ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं। ये आ गया ऑस्टियो वर्ड। अब बोन की कोशिका की बात कर रहे हैं सर। कोशिका यानी सेल, सेल के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं सर? साइट्स वर्ड यूज करते हैं। ऑस्टियो प्लस साइट्स बन जाएगा। ऑस्टियो और साइट आपस में मिलेगा तो ऑस्टियोसाइट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑस्टियोसाइट्स कहलाएगा। ये आ गया ऑस्टियोसाइट्स आ गया, ठीक है ना। बोन का अध्ययन किस में करते हैं सर? ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। तो ऑस्टियो वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इस ये जो ट्रेकिया यानी श्वसन नली की बात करें तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो सी शेप के छल्ले वाला स्ट्रक्चर जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसको श्वसन नली कहते हैं। इसको श्वसन नली। इस श्वसन नली के दीवारों के अंदर अगर ये ट्यूबुलर शेप में है, तो यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है यानी उपकला ऊतक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो सर वापस डिजीज में आ जाते हैं। ये लो डिजीज में आ गए, ठीक है। प्रभावित अंग की बात करें तो श्वसन मार्ग पूरा एक पूरा क्या हो जाता है? प्रभावित हो सकता है। यानी हम बात करें सर थ्रोट यानी गला, सर श्वसन मार्ग, सर ट्रेकिया, ये लो भाई सब ले लिया, ट्रेकिया सब ले लिया, ठीक है। डिप्टीरिया के लिए टेस्ट कौन सा करवाते हैं? तो डिप्टीरिया के लिए टेस्ट की बात करें तो इसके लिए सिक टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सिक टेस्ट करवाते हैं। सिक टेस्ट की बात आ जाए तो आपको याद रखना है सिक टेस्ट किसके लिए करवाया जाता है? सिक टेस्ट अपने डिप्टीरिया डिजीज के लिए करवाया जाता है। किसके लिए करवाया जाता है? सिक टेस्ट डिप्टीरिया के लिए। उपचार की बात करें तो यहाँ पे डीपीटी का टीका उपचार में क्या आ जाएगा? डीपीटी वैक्सीन आ जाएगी। डीपीटी वैक्सीन के साथ ही एंटीबायोटिक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एंटीबायोटिक मेडिसिन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। यहां तक कोई डाउट्स? ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट डिजीज की बात करें भाई, नेक्स्ट डिजीज के अंदर बात करेंगे डिप्टीरिया, और डिप्टीरिया को गलगोटू भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना। फिर हम बात करते हैं टीबी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टीबी के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ टीबी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। जिसको हम तपेदिक डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ तपेदिक, ठीक है ना। या फिर इसको ये भी लिखा हुआ है क्षय रोग। क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। इस टीबी, इस ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, ठीक है ना, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो 5 नंबर पे हम बात करें टीबी के बारे में। टीबी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले वही टीबी के लिए भी अपन क्या पढ़ेंगे? टीबी के कारक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टीबी के कारक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा इसका संक्रमण के बाद अपन बात करेंगे इसके मुख्य लक्षण के बारे में। मुख्य लक्षण, और मुख्य लक्षण के बाद प्रभावित अंग। ये सीरीज आपको याद हुई होगी ना भाई। प्रभावित अंग की बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपको सीरीज याद हो गई तो सारे के सारे टॉपिक भी याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रभावित अंग के बाद हम इसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके टेस्ट के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? इसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपचार के बारे में, ठीक है ना। तो पढ़े, बिल्कुल पढ़े ना? हाँ, अरे मजा आ रहा है ना भाई। सारे के सारे डिजीज के जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आज हम बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको नींद भी आ रही है तो मुंह धो लेना, क्योंकि
डिजीज अगर आपको याद हो गए तो ये आपको, अगर हमारे फैमिली में भगवान करे नहीं हो किसी को भी, लेकिन हो गया तो हमें इसके बारे में नॉलेज होगा, हम उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि सर ने ये उपचार लिखवाया था। ठीक है, जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जरूर नहीं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में काम आए, आपके दैनिक जीवन में भी इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा कंपलसरी अनिवार्यता है। ठीक है ना। चलो फिर हम बात करें टीबी के बारे में, और टीबी की बात करें जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, वहीं से इसके बैक्टीरिया का नाम आ जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या आ सकता है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो चला लेना भाई। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत हो तो हाँ देख लेना भाई। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें। टीबी से संक्रमण की बात करें तो इसके जीवाणु जो होते हैं वो रोगी के थूकने, खांसने, छींकने या फिर उसके सीधे संपर्क में आने से, या फिर भोजन, जल और वायु के माध्यम से ये क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है ना। जैसे टीबी की बात करें आपको, जैसे कोविड के अंदर भी, कोविड के अंदर क्या हो रहा था, अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है तो एकदम से दूरी बनाते हैं उससे। ठीक है ना, मास्क लगा के रखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ टीबी वाले पेशेंट से भी हाँ आप उनको उपचार करो, उनकी सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन खुद का थोड़ा भी ध्यान रख के वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे से आगे फैलेगा तो गड़बड़ कर देगा। ठीक है ना। तो इसके जीवाणु, रोगी के थूक, इसके जीवाणु की बात करें, इसके जीवाणु रोगी के छींकने, खांसने तथा भोजन एवं वायु द्वारा, ठीक है ना, वायु के माध्यम से ये फैल सकता है। मुख्य लक्षण की बात करें, खांसी हो गई, फीवर हो गया। ठीक है ना, टीबी की कंडीशन में क्या हो सकता है? ठीक है, खांसी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? खांसी को कहते हैं कफ। ठीक है, कफ हो गया। ठीक है ना, इसकी वजह से कफ हो गया, और कफ के साथ अगर अपन बात करें, टीबी की कंडीशन में बुखार आ सकता है। क्या आ सकता है? बुखार आ सकता है। वेट लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है? वेट लॉस हो सकता है, यानी वजन कम हो सकता है। ठीक है ना। या फिर अगर अपन बात करें कि भूख भी नहीं लगती है, ठीक है, वो दुबला पतला हो जाता है आदमी और भूख नहीं लगती, तो भूख ना लगना। ठीक है, भूख ना लगना। और अगर वो खांस रहा है तो उसकी खांसी के साथ में, ठीक है ना, खांसी के साथ बलगम आता है। क्या आता है? पीक आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बलगम भी कहते हैं। या फिर अगर ज़्यादा इफेक्टिव है आपके शरीर में तो बलगम के साथ क्या आ सकता है? बलगम के साथ ब्लड आ सकता है, यानी रक्त आ सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो सकती है। प्रभावित अंग की बात करें तो खांसी से संबंधित क्या होता है? फेफड़े। नहीं समझ में आ रहा है खांस के देख लो एक बार, फेफड़े आपके इधर के इधर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग आ जाएंगे फेफड़े। ठीक है, और फेफड़े जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। ठीक है ना, फेफड़ों की संख्या की बात करें, हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? 2, राइट और लेफ्ट। ठीक है ना, जिसमें एक तरफ 3 भाग होते हैं और दो तरफ उसके 2 भाग। ठीक है ना, 3 लॉब्स एंड 2 लॉब्स। ठीक है, फेफड़े को हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, याद आ रहा है ना? पल्मोनरी वर्ड, पल्मोनरी वर्ड याद आ रहा है आपको? तो यही पल्मोनरी वर्ड। नहीं याद आ रहा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड। ठीक है, फिर हम बात करें कि लंग्स के बारे में, तो देखो ये ट्रेकिया आ गई। इस ट्रेकिया के जस्ट नीचे ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना, ये जो इस शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको ही लंग्स कहते हैं, इनको ही फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स या फेफड़े। इसके अंदर ही संक्रमण हो जाने से, इसके अंदर संक्रमण हो जाने से क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर हम बात करें फेफड़ों की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है? वायुकूप या एल्वियोलाई। याद आ रहा ना? एल्वियोलाई पढ़ाया था मैंने, टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन भी आया था, मॉड्यूल पेपर के अंदर, एल्वियोलाई। ठीक है ना, ये एल्वियोलाई और क्या काम करती है? तो ये एल्वियोलाई गैसों के आदान प्रदान का काम करती है। हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान का काम करती है। और गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? तो इस लंग्स के पास हमारे हृदय से एक आर्टरी आती है ब्लड लेकर के, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। मैंने पल्मोनरी आर्टरी पढ़ाया था, तब आपने कहा था सर इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी।
ये फुफ्फुस या धमनी पूरे शरीर में एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ये भी मैंने आपको लिखाया था जब रेस्पिरेटरी पढ़ाया, ठीक है ना। तो इसी लंग्स के अंदर संक्रमण हो जाने से आपको टीबी हो सकता है, ठीक है ना। चलो फिर हम बात करें इसके टेस्ट के बारे में। तो टीबी हो जाती है उस समय एमटी टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एमटी टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है ना। ये आ गया एमटी टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट, ठीक है ना। और अगर चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। क्या करवाते हैं? चेस्ट एक्सरे, या थोरेक्स की क्या करवा सकते हैं? सीटी स्कैन करवा के भी टीबी के बारे में, लंग्स के बारे में स्टडी करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके लिए एमडीआर थेरेपी भी होती है। क्या होती है? एमडीआर थेरेपी। सर ये एमडीआर थेरेपी क्या होती है, ठीक है ना। तो एमडीआर थेरेपी की अगर बात करें, एमडीआर थेरेपी का पूछा भी जाता है। एमडीआर थेरेपी होती है मल्टीपल ड्रग्स रेसिस्टेंस। सबसे पहले एमडीआर में आ जाता है मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है ना। ये मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट क्या होता है? मल्टीपल का मतलब बार बार, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बार बार, बार बार उसको अलग अलग प्रकार की दवाई दी जाती है, उसको एमडीआर थेरेपी कहा जाता है, ठीक है ना। एक हम इसके अंदर करते हैं डॉट्स, ठीक है ना। डॉट्स, ये डॉट्स क्या होता है? तो डॉट्स लगा के, यानी डॉट्स किससे संबंधित है ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 डिजीज के नाम देते हैं, ठीक है ना। तो वो टीबी से संबंधित है। डॉट्स का मतलब हो गया आपके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट्स, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट्स हम किसको कहते हैं? डॉट्स को कहते हैं। और इसके उपचार की बात करें, तो उपचार के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। और उसके साथ ही उसको वेट लॉस वगैरह होने लग जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। ये आपको याद रखना। बीसीजी का टीका यानी बैसिलस कोमेट ग्वेरिन, बैसिलस कोमेट ग्वेरिन का टीका लगाया जाता है और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें काली खांसी के बारे में, ठीक है ना। 6 नंबर हम बात करेंगे काली खांसी। काली खांसी के अगर अंदर अपन बात करें तो इसको वुफिंग कफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुफिंग कफ भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें तो इसको कुकर खांसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकर खांसी भी कहा जाता है, ठीक है। कुकर खांसी भी आ गया, ठीक है। कुत्ते के पिल्ले की आवाज निकलती है। इसको अपन 100 डेज कफ भी कहते हैं। 100 डेज, 100 दिनों वाली खांसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 डेज कफ भी कहते हैं इसको। और इसको पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, तो वो तो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो काली खांसी के बारे में पढ़ते हैं। काली खांसी, ब्लैक कप, वुफिंग कप, कुकर खांसी या फिर 100 दिनों की खांसी, ठीक है ना। 100 दिनों की खांसी, टी नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है ना। 100 दिनों की खांसी, इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ही इसके कारक की बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे? इसमें भी इसका कारक पढ़ेंगे, कारक के बाद इसका संक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है ना। कारक के बाद क्या पढ़ेंगे? संक्रमण, संक्रमण के बाद पढ़ेंगे लक्षण, लक्षण के बाद पढ़ेंगे प्रभावित अंग। क्या पढ़ेंगे? प्रभावित अंग के बारे में पढ़ेंगे। और प्रभावित अंग पढ़ने के बाद पढ़ेंगे इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और टेस्ट के बाद पढ़ लेंगे उपचार के बारे में, ठीक है। उपचार, टेस्ट, प्रभावित अंग, लक्षण, संक्रमण और कारक, सारी चीजें पढ़ने से काली खांसी आपकी जो है वही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके कारक के बारे में। काली खांसी का कारक पर्ट्यूसिस, आपको याद आ रहा होगा। हिमोफिलस पर्ट्यूसिस जो होता है वो इसका कारक होता है। हिमोफिलस पर्ट्यूसिस, हिमोफिलस पर्ट्यूसिस जो होता है काली खांसी का कारक होता है। संक्रमण की बात करें तो ये हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? ये हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा। और लक्षण की मैं बात करूं, काली खांसी के लक्षण, मुख्य लक्षण जो होते हैं, तो इसमें कंटिन्यू खांसी चलती। क्या चलती है? कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यू चलेगी आपके कफ, यानी कि बार बार इसमें खांसी आएगी। और खांसते समय इसके अंदर क्या आएगा? कुत्ते के पिल्ले की आवाज आएगी। खांसते समय
कुत्ते के पिल्ले की आवाज आएगी, ठीक है ना। खांसते समय कुत्ते के पिल्ले की आवाज आएगी, ठीक है, इसलिए इसको कुकर खांसी भी कहा जाता है। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग खांसी से संबंधित है, तो इसमें अपना वही गला आ जाएगा, और गले के साथ ही हम क्या कह सकते हैं, खांसी से संबंधित फेफड़े आ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए टेस्ट की बात करें तो इसके टेस्ट जो है इसके लक्षण के आधार पर करते हैं, ठीक है ना, लक्षण के अकॉर्डिंग या लक्षण के अनुसार, जैसे जैसे लक्षण है वैसे वैसे टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। उपचार की बात करें तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका, और उसके साथ ही इसमें एंटीबायोटिक, ठीक है ना, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट की बात करें, काली खांसी, कुकर खांसी, वूफिंग कफ, 100 दिनों की खांसी, पर्ट्यूसिस डिजीज, ठीक है ना, इतने सारे इसके नाम है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फिर हम बात करें कुष्ठ रोग के बारे में। किसके बारे में बात करें, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के बारे में, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। 7 नंबर पे बात करें कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जिसको हम क्या कहते हैं, लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है ना। कुष्ठ रोग क्या होता है या लेप्रोसी क्या होती है, तो बात करें कुष्ठ रोग और लेप्रोसी के बारे में। कुष्ठ रोग क्या होता है, लेप्री से फैलता है। लेप्रो किससे फैल रहा है, लेप्री, कौन सा लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से ये फैलता है, और लंबे समय तक अगर इसके रोगी के संपर्क में रह गया तो आपको भी कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो सकता है। मुख्य लक्षण की बात करें तो इसमें हल्का बुखार रहता है, और शरीर के जिस जगह पर कुष्ठ रोग हो सकता है तो उसके पास नो सेंसेशन, नो सेंसरी, स्पर्श की क्षमता खत्म हो जाती है, स्पर्श का अनुभव खत्म हो जाता है, नो सेंसेशन, ठीक है ना। प्रभावित अंग इसमें पूरी बॉडी यानी ये शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, और इसके लिए टेस्ट जो करवाते हैं वो लेप्रोमिन टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, लेप्रोमिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे इसमें भी कारक के बारे में, कारक के बाद बात करेंगे संक्रमण, और संक्रमण के बाद अपन बात करेंगे इसके लक्षण, ठीक है ना, लक्षण की बात करेंगे, और लक्षण के बाद बात करेंगे प्रभावित अंग, और प्रभावित अंग के बाद चलेंगे अपन टेस्ट के बारे में, टेस्ट, और टेस्ट के बाद आ गया उपचार। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। चलो 1 बाय 1 सारे पढ़ते हैं कारक के बारे में। सबसे पहले हम इसके कारक के बारे में बात करें तो कारक आ जाएगा ले से लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या आ जाएगा, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है ना, लेप्री भाई, ठीक है। संक्रमण की बात करें तो रोगी के संपर्क में आने पर, ठीक है ना, लंबे समय तक, लंबे समय तक रोगी के संपर्क में आने से, ठीक है ना, लंबे समय तक रोगी के संपर्क में आने से। लक्षण की बात करें तो इसमें हल्का बुखार रहता है, ठीक है ना, इसमें हम बात करें हल्का बुखार, हल्का बुखार, और जिस पार्ट्स पे ये हुआ शरीर के वहां पे स्पर्श की क्षमता खत्म, यानी हम बात करें नो सेंसेशन, ठीक है ना, नो सेंसेशन, नो सेंसेशन, किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं, कि आपको सेंस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, स्पर्श का अनुभव ही खत्म, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो कुष्ठ रोग नहीं होना चाहिए, किसी को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग इसमें कंप्लीट बॉडी में, ये कहीं पे भी हो सकता है, तो होल बॉडी यानी पूरे ही शरीर पे हो सकता है। इसके लिए जो टेस्ट करवाया जाता है लेप्रोसी के लिए, लेप्रोमिन टेस्ट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, लेप्रोमिन, लेप्रोमिन टेस्ट करवाया जाता है। और उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन तो लेनी ही है, साथ में एमडीटी का टीका लगाया जाता है, एमडीटी का वैक्सीन लगाया जाता है, और उसके साथ ही हम क्या बात करें, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है ना। एंटीबायोटिक मेडिसिन याद हुई होगी ना भाई, सब में कॉमन आ रहा है। थोड़ी बहुत मेडिसिन अपने को कॉमनली जो बेसिक हो वो आपको याद होनी चाहिए। फीवर के लिए क्या लेनी है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं घरों में अपने को नॉर्मली जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनके लिए तो मेडिसिन याद होनी चाहिए ना, ताकि हमें इमरजेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको काम आए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट हम बात करें प्लेग के बारे में। 8 नंबर पे डिजीज की बात करें जिसको हम कहते हैं प्लेग। क्या कहते हैं? प्लेग। और प्लेग को आपको पता है क्या कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है आपको ब्लैक डेथ। क्या कहा जाता है? ब्लैक डेथ। ये आ गया आपका ब्लैक डेथ, ठीक है ना, ब्लैक डेथ। और ब्लैक डेथ को हम क्या कहते हैं? काली मौत। क्या कहते हैं? काली मौत। काले पानी की सजा सुनी होगी ना, वैसे ही इसको कहा जाता है काली मौत के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं काली मौत के बारे में। तो सुनते रहिएगा, एपिसोड को कंटिन्यू देखते रहिएगा कि काली मौत क्या होती है। तो देखो इसके कार्य की बात करें, काली मौत इट मीन्स प्लेग के कार्य की बात करें, पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है काली मौत का कारक होता है, ठीक है ना। पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, काली मौत, ठीक है ना। चलो तो कारक की बात करें अपन, कारक की बात करेंगे। कारक के बाद हम बात करेंगे इसके संक्रमण के बारे में। इसके संक्रमण के बारे में बात करने के बाद हम इसके बात करेंगे लक्षण के बारे में। इसके लक्षण के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये बात करेंगे। और इसके साथ ही हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना, इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट के साथ ही हम बात करेंगे इसके उपचार के बारे में, ठीक है। हाँ सर, उपचार के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम खुद डॉक्टर हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस का नॉलेज है तो बिल्कुल आप। हाँ चलो, पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है इसका क्या होता है? कारक होता है। पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस को ब्लैक डेथ का कारक कहा जाता है। संक्रमण की बात करें तो ये संक्रमित चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? संक्रमित चूहों और चूहे के भी पीसीज, ठीक है ना। संक्रमित चूहों से याद रख लो, पिस से आपको अपना आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। पिस्सों से फैलता है। लक्षण की बात करें, इसमें हाई फीवर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लेग के कारण आपको बहुत ज्यादा बुखार यानी कि तेज बुखार हो सकता है। क्या हो सकता है? तेज बुखार हो सकता है। तेज बुखार के साथ आपको गैंग्रीन हो सकता है। क्या हो सकता है? गैंग्रीन। गैंग्रीन हो सकता है आपको शरीर में, पूरे शरीर के अंदर गैंग्रीन हो सकता है। इसके साथ ही डब्ल्यूबीसी, आपके शरीर की डब्ल्यूबीसी की मैं बात करूं, डब्ल्यूबीसी नष्ट हो सकती है। डब्ल्यूबीसी यानी लाल व्हाइट ब्लड सॉरी, इसके अंदर आपके आरबीसी जो है, आरबीसी की बात करूं, आरबीसी जो है वो डेस्ट्रॉय हो सकती है। क्या हो सकती है? डेस्ट्रॉय यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है, ठीक है ना, नष्ट हो सकती है। फिर हम बात करें इसके प्रभावित अंग में, तो प्रभावित अंग इसमें अगर आपका न्यूमोनिक प्लेग है, ठीक है ना, न्यूमोनिक प्लेग है, न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग है तो वहां पे आपका प्रभावित अंग फेफड़ा हो जाएगा, ठीक है। फेफड़ा, कितना मस्त, फेफड़ा, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें लसिका अंग जो होते हैं, लसिका अंगों को ये प्रभावित करता है। लसिका अंग को क्या कहते हैं? लिम्फ ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ ऑर्गन्स कहते हैं। लसिका ऑर्गन्स के अंदर आपके आ जाते हैं भाई, एक तो आ जाता है थाइमस आ सकता है, स्प्लीन को जब जिसको हम प्लीहा कहते हैं, टॉन्सिल आ गया, बोन मेरो आ गया, ये सारे किस में आ सकते हैं? लिम्फ ऑर्गन के अंदर। टेस्ट इसके जो करवाते हैं वो अपने लक्षण के अनुसार करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जैसे जैसे लक्षण वैसे वैसे टेस्ट, ठीक है ना। चलो इसके बाद उपचार की बात करें तो इसके लिए प्लेग का टीका लगाते हैं, ठीक है ना, प्लेग वैक्सीन लगाते हैं। इसके साथ ही अगर ये ज़्यादा फैल गया आपके, तो आपके शरीर में सर्जरी करेंगे। क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। ये आ गया सर्जरी, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाने पर। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती। क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती, ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। और अगर प्लेग बीमारी की बात करें, इस प्लेग की बात करें तो ये भारत के अंदर 1994 में गुजरात के सूरत में फैली थी, ठीक है ना, सूरत में फैला था प्लेग, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। हाँ चलो इसके बाद बात करें सिप्लिस और गोनेरिया, अपने दो डिजीज और रह जाते हैं। सिप्लिस और गोनेरिया के बारे में बात करें तो देखो, सिप्लिस और गोनेरिया जो होते हैं वो दोनों ही यौन संचारित डिजीज होते हैं। क्या होते हैं? यौन संचारित डिजीज। तो सिप्लिस की बात करें सबसे पहले, सिप्लिस, सिप्लिस की बात करेंगे एक तरफ अपन, और एक तरफ अपन बात करेंगे गोनेरिया के बारे में। सिप्लिस और गोनेरिया क्या होते हैं देखो तो सिप्लिस और गोनेरिया दोनों की बात करूं तो ये क्या होते हैं?
यौन संचारित संक्रमित रोग होते हैं। क्या होते हैं? यौन संचारित संचारित संक्रामक रोग, यौन संचारित संक्रामक रोग। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसका कारक। ठीक है, कारक के बाद पढ़ेंगे संक्रमण, संक्रमण किससे फैल सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, लक्षण के बाद पढ़ेंगे प्रभावित अंग, कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित करता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लिए टेस्ट क्या करवाते हैं, और टेस्ट के बाद हम बात करेंगे उपचार के बारे में। ठीक है, चलो वन बाय वन सब के बारे में बात करें। तो कारक की बात करें तो ट्रेपोनेमा, ठीक है ना, ट्रेपोनेमा पैलिडम जो होता है वो सिप्लिस का कारक होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है, सिप्लिस का कारक होता है। संक्रमण जो है वो इंटरकोर्स के दौरान यानी संभोग के दौरान फैलता है, संभोग के दौरान, या फिर अगर अपन बात करें इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है ना, मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स के दौरान ये क्या हो सकता है? फैल सकता है। और मुख्य लक्षण की बात करें तो पेनिस और वेजाइना, ठीक है ना, पेनिस की बात करूं, पेनिस और वेजाइना यानी शिश्न तथा योनि के ऊपर लाल दाने हो सकते हैं। ठीक है ना, लाल दाने। ठीक है, या फिर बात करूं शरीर पर चकत्ते हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। किसके कारण? सिप्लिस के कारण। और उसकी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको उस पेशेंट की मेमोरी लॉस हो सकती है। ठीक है ना, मेमोरी, यादाश्त कम हो सकती है। ठीक है, प्रभावित अंगों की अगर अपन बात करें तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स है यानी जननांग है, इसमें क्या प्रभावित होंगे? जननांग, जनन से संबंधित है तो जननांग जो है वो क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। और इसके लिए टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट करवाते हैं इसके लिए उपचार के अनुसार, लक्षण के अनुसार टेस्ट करवाते हैं। ठीक है ना, लक्षण के अनुसार, ठीक है ना, लक्षण के अनुसार टेस्ट करवाते हैं। और उपचार की अगर अपन बात करें तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है। क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन। और खुजली वगैरह से संबंधित क्या दी जाती है? दवाई दी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें गोनेरिया के बारे में, और गोनेरिया के कारक की बात करेंगे। गोनेरिया का कारक क्या होता है, इसके कारक के बारे में बात करें तो इसका कारक आ जाता है नेसेरिया गोनेराई। क्या आ जाता है इसका? नेसेरिया गोनेराई, नेसेरिया गोनेराई। ठीक है ना, फिर हम इसके संक्रमण की बात करें तो गोनेरिया भी यौन संचारित डिजीज होता है। तो ये रोगी के साथ, ठीक है ना, गोनेरिया के रोगी के साथ संभोग करने से फैल सकता है, इसके साथ संभोग से क्या हो सकता है? फैल सकता है। और फिर हम बात करें इसके मुख्य लक्षण के बारे में तो लक्षण देखो, जननांग के पास, ठीक है ना, जननांग के पास क्या हो सकता है? जननांग के पास घाव हो सकता है। क्या हो सकता है? घाव हो सकता है। ठीक है ना, जनन क्षमता में कमी हो सकती है, खुजली हो सकती है। ठीक है ना, खुजली, इचिंग हो सकती है। जनन क्षमता में कमी हो सकती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। प्रभावित अंग इसमें क्या होगा? प्रभावित अंगों की बात करूं तो प्रभावित अंग आ जाएगा आपका इसमें जननांग खुद। ठीक है ना, जननांग जो है वो प्रभावित अंग आ जाएगा। और हम बात करें इसके उपचार के लिए तो इसके उपचार में भी क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे डिजीज जो आज अपने पढ़े हैं भाई, ये सारे के सारे डिजीज की अगर अपन बात करूं तो हमने जो पढ़े हैं वो जीवाणुओं से उत्पन्न डिजीज पढ़े हैं। किससे उत्पन्न डिजीज पढ़े हैं? जीवाणुओं से उत्पन्न डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये क्लास मेरी आपको कैसी लगी थी बिल्कुल कमेंट्स करके बताना। और हाँ, शिकायतें आपको खूब होगी क्योंकि बहुत दिनों बाद जनरल साइंस की क्लास आई है, लेकिन अब आपको टाइम टेबल मिल गया है तो जनरल साइंस की क्लास से कंटिन्यू मिलेगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वायरस से होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसको सिस्टमेटिकली लिखना है, जितने भी डिजीज पढ़ाए उनके कारक, संक्रमण, लक्षण, ठीक है ना, प्रभावित अंग कौन सा है, उपचार क्या करते हैं, टेस्ट क्या करवाते हैं, टीका कौन सा लगवाते हैं। क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनते हैं, सिंपल है, आसान है। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये भी अपन बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी मेहनत और इसी पॉजिटिव के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखना ना भूले नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।